तो हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मित्र एकेडमी और मैं हूं आपका कृष्णा। ठीक है, और मैं आज आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 1। ठीक है, इसमें बताऊंगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, चलते हैं आगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या क्या है, कैसे कैसे क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है राष्ट्र किसे कहते हैं। अर्नेस्ट ट्रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं उन्हें राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब किसी भी माध्यम से करें और जिस भी क्षेत्र में करें। ठीक है, नेपोलियन कौन था। नेपोलियन का जन्म, एक प्रश्न बनता है, नेपोलियन कौन था। ठीक है, तो आप बताएंगे नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। ठीक है, ये एक नेपोलियन इतना महान था क्योंकि इसने 24 वर्ष की आयु में ही फ्रांस का सेनापति बन गया। और ठीक है, सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांस सेना को जीत दिलाई और अपनी लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं और फ्रांस का क्या बन गया, शासक बन गया। ठीक है, उदारवाद यानी लिबरलिज्म क्या होता है। शब्द लातिनी भाषा के मूल शब्द लीबर पर आधारित है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे देखेंगे, ये पूछ देगा उदारवाद किस भाषा से लिया गया है, तो आप बताएंगे ना, लैटिनी का इंग्लिश तो हिंदी तो लातिनी के मूल शब्द लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। माने हर व्यक्ति के लिए एक अभिप्राय था कि आज़ादी व उनको कानून जो एक समान समक्ष समानता के आधार पर मिले। ठीक है, निरंकुशवाद माने ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार कोई अंकुश नहीं होता, माना वो निरंकुश रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र का सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। इसके मतलब इसे लोगों का राय, लोगों की सहमति, क्या है, लोगों का राय या लोगों की सहमति। ठीक है, उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। ठीक है, यूटोपिया कल्पना दर्श, यूटोपिया एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। एक कल्पना दर्श मतलब कल्पना की जा सकती है लेकिन होना संभव नहीं है। रूमानीवाद, ठीक है, रूमानीवाद, ठीक है, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना को विकास करना चाहता था। ठीक है, आगे चलते हैं। जुंकर्स, ठीक है, प्रसा की ऐसी सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। तो बड़े बड़े जमींदारों को क्या कहा जाता था इसमें, जुंकर्स। ठीक है, जुंकर्स कहा जाता है बड़े बड़े जमींदारों को। आप देखिए क्या कहना है, राष्ट्रवाद के उदय का कारण निरंकुश शासन का व्यवस्था जिसमें बिना कोई राजा, बिना शासन का चलने वाले राज्य को निरंकुश शासन मतलब जो भी जिसको मनाए वो करता रहता था। ठीक है, राजा अपनी मनमानी करता था। उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा। ठीक है, शिक्षित मध्य वर्ग का भूमिका, इसमें ये होता है कि जो मध्य वर्ग रहता है वो काफ़ी पढ़ा लिखा रहता है, इसमें शिक्षित, डॉक्टर सभी सम्मिलित रहते हैं, जिस कारण राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, तो देखिए कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 होती है, नागरिक संहिता 1804 में, वियना का संधि 1815, उदारवादी क्रांति 1848, जर्मनी का एकीकरण माने जर्मनी का एक होना 1867 से 1871, इटली का एकीकरण 1869 से 1871। आगे की वीडियोज में आपको बताऊंगा इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि का सम्मान होना जरूरी है। यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य के लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे, ठीक है। अब देखिए यूरोपीय संरचना 19वीं शताब्दी के पहले यूरोपियन समाज असमान दो भागों में विभाजित था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। इसमें उच्च वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था और निम्न वर्ग को कृषक वर्ग, जिसमें कृषि और गरीब नाई वही सब इसमें सम्मिलित थे। और कुलीन वर्ग में बड़े जिम्मेदार पादरी उदरी सब इसमें थे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे उच्च वर्ग किसे कहा जाता है, ठीक है। उच्च वर्ग कुलीन वर्ग, कम जनसंख्या थी इनकी, उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला था, ऐसे जिसकी कम संख्या थी और वर्चस्व में थे, इनके पास धनी थे और छोटे किसानों कृषि नाई पे अपना एक अधिकार जमाते रहते थे। जमींदार यानी ढेर खेत सारे खेतों का मालिक, ठीक है। जमींदार ऐसे जमींदार जैसे नहीं जमींदार होता, किसी किसी गांव में देखे होंगे आप, जमींदार होते हैं जिनकी बहुत सारी खेतें होती थी, उसमें लोग जाके काम करते थे, क्या करते हैं, काम करते हैं और जमींदार उनका पैसा देता है। कई ऐसे जमींदार होते हैं जो लोगों का शोषण भी करते हैं, ठीक है। सभी अधिकार अभी इनको कुलीन वर्ग के बड़े जो उच्च वर्ग के लोग थे इनको सभी अधिकार दिए जाते थे और उनको नहीं मिल पाता था, किनको, जो निम्न वर्ग के थे उनको समान अधिकार नहीं मिल पाता था, ठीक है। निम्न वर्ग कृषक वर्ग, जिसमें किसान लोग नाई सभी आते थे, इनकी अधिक जनसंख्या थी। निम्न वर्ग था जमीनहीन यानी बिना जमीन के, या तो जमीन न थी या पर किराए पे रहते थे, ठीक है। किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते, इनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं देता उनको। और उच्च वर्ग के लोगों को सब अधिकार मिलता था, जो भी सरकार की मतलब राजा का जो भी कुछ मिलता था उनको पहले मिल जाता था, इनको कुछ नहीं मिलता। यानी यूरोपीय समाज में असमान रूप से विभाजित थे। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया जो मध्य वर्ग था, और मध्य वर्ग ही क्रांति लाया। उसने हर चीज़ की मांग शुरू कर दी और राजा को दिखने लगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद आया मध्यम वर्ग। इसको नया मध्य वर्ग कहा जाता है। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि थे, ठीक है। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्र की मांग करने लगे थे, ठीक है। आप पढ़ेंगे उदारवादी राष्ट्र क्या होता है, ठीक है। उदारवादी राष्ट्र क्या होता है। इस उदारवादी राष्ट्र के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। अब कैसे भी अगर जहाँ पढ़े लिखे लोग रहेंगे वो बातें उनकी फैलेंगी तो लोगों को आहत होगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 में। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चिरता पूंजी के आगमन पर था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जोल वेराइन, ठीक है। एक संगठन बनाया गया, जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, इससे पहले 30 से ज़्यादा थी। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी के सभी लोग वोट कर सकते हैं, मतदान देने का सभी के पास अधिकार है, ठीक है। अब जोल वेराइन, यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1824 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। इससे विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 20 से अधिक थी, यानी 30 था, ठीक है, जो जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था, ठीक है। आगे चलते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। मैं आपको ये इसलिए ये थोड़ा टॉपिक वही बता दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम तो पास में आ रहा है,
जो आपका फटाफट क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन के लिए लाया हूँ, ठीक है। क्विक रिवीजन होंगे, नोट्स हैं, सभी नोट्स को पढ़ लेंगे, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की चेतना शुरुआत फ्रांस से होती है, ठीक है। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसे संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा शासन करता था, यानी एक ऐसा राजा जो प्रजा की ना सुने, बस अपनी मनमानी से हक चलाता रहता था, ठीक है, फ्रांस पर। तो उसके बाद 1789 जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो इसमें नागरिकों का प्रभुसत्ता, यानी नागरिकों को फ्रांसीसी की प्रभुसत्ता सौंपी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों का प्रारंभ किया। 1804 में नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता जिसे कही जाती है, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचारवाद उदारवाद के करीब जुड़े थे। और मैं आप देखिए, आप किताबें लेके पढ़ने से, मोटी मोटी किताबें लेके पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो आपकी बेसिक्स छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप इनको पढ़ने चाहिए, जैसे उदारवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, नेपोलियन कौन था, इस आप क्विक रिवीजन करते जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगी बोर्ड में टैकल करने के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं पोथरी पथरा नहीं लेकर आया हूँ, जो नोट्स है मैं उसको बस आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको देखते जाएंगे। अगर नोट करना हो तो आप नोट डाउन करेंगे, जो मेन पॉइंट है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ताकि मैं इस पर अभी 2 टीचर और आएंगे जो आपके भैया समान है, वो भी आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की फुल प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली यानी सभा कर दिया गया, राष्ट्रीय सभा कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। तो फ्रांस में जो यूरोप में कौन सा भाषा को घोषित कर दिया गया? फ्रेंच भाषा। अब से इसमें फ्रेंच भाषा को ही क्या बोला जाएगा? राष्ट्रभाषा बोली जाएगी, ठीक है। देखिए बराबर चल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू होगी जिसके सबको समान कानून का अनुभव हो। जैसे कि अब एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो जाएगी, जैसे अमीर हो, गरीब हो या किसी भी तस्बे का लोग हो, उसको एक बराबर क्या किया जाएगा? एक बराबर अधिकार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कानून की व्यवस्था एक बराबर मिलेगी सबको, ठीक है। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया तथा भार तथा माफ के लिए समान व्यवस्था लागू की। जब आयात निर्यात हो गए तो वो देश या वो राज्य या कुछ भी बहुत ज़्यादा विकास होगा, और वहाँ पर जो सीमा शुल्क यानी जो बॉर्डर टैक्स लगता था उसको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब निरंकुश राजा का अंत होता है तो वहाँ पे सब कुछ नए नए नियम लागू होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया, इसका नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है कि इसमें पूछेगा स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा कौन से क्लब का गठन किया गया, तो आप ये बताएंगे जैकोबिन क्लब, ठीक है। फ्रांस की आर्मी ने क्या किया? एक मिनट। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए, जिससे राष्ट्रवाद की भावना और बढ़ती चली है। और आर्मी जाएंगे तो आपको सब पता है कि जो लोगों को जो होता है वो देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, वहीं से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद की विशेषताएं। वो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई और राष्ट्रवाद की क्या क्या विशेषताएं थी? संविधान आधारित शासन, माने संविधान के आधार पर शासन चलेगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार।
समानता, माने एक सभी को एक समान देखा जाएगा, सबको स्वतंत्र किया गया। बंधुत्व माने एक दूसरे का भाईचारा और सबके विचार एक साथ लिए गए। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा वो भी मिला। नेशनल असेंबली का गठन, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क सीमा समाप्त कर दिया गया। आगे मैं बताऊँ आपको। मापतोल की एक समान व्यवस्था, माने जैसे कि SI होता है, पहले CI होता था, कुछ ऐसा पाउंड होता था, उसे CI, ठीक है। ऐसे एक पहले पाउंड था, किलोग्राम था, ये सब एक आया, ठीक है। नहीं सॉरी, SI मात्रक, अरे यार सॉरी, SI मात्रक जो एक समान जिसका माप हो, ठीक है। तो उस समय जो चलता होगा वो था। फ्रांस को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, फ्रेंच को, ठीक है। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेपोलियन का शासनकाल क्या था? नेपोलियन का शासनकाल क्या था? जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्हें प्रजातंत्र का हटाकर उन्हें राजतंत्र स्थापित कर दिया गया। जब नेपोलियन फ्रांस की शासन पाया तो उसने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। नेपोलियन के समय ही व्यापार की आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, ठीक है। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ावा देना और जबरन भर्ती जैसे कानून व्यवस्था स्थापित कर दिया, ठीक है। अब इसमें उसके बाद 1804 नेपोलियन संहिता। अब जैसे नेपोलियन की एक पॉलिसी आती है, ठीक है। अब उसमें देखिए नेपोलियन की पॉलिसी क्या होती है, 1804 में आती है। इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिए। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। नेपोलियन संहिता अपनी जगह पे, ठीक है। अब बता रहा हूँ मैं आपको। 1849 की विशेषताएं, जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्ति, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती राज व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। देखिए इसमें कितना बच्ची का सामंती व्यवस्था कि जो बड़े कस्बे के लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनको भी कोई मतलब उनसे गरीबों को नुकसान ना हो, वो भी सामंती व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया। किसानों के भूत दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति, शहर के कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रण को हटा दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या आता है, जागीरदारी। इसके तहत किसानों और जमींदारों को उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। अब देखिए जो किसान, इसके तहत किसानदार, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार का सामान कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जो किसान इनको और जिम्मेदार जो उद्योगपतियों के द्वारा जो सामान तैयार होते थे और इनको लोग जो बेचते थे उसका भी कर दिया गया था, उसको जागीरदारी कहा जाता था, ठीक है। अब आते पढ़ते हैं वियना कांग्रेस। 1815 में ब्रिटिश प्रसार, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलाकर नेपोलियन को हराया था, मतलब जिन्होंने मिलकर ये सभी जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठे हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मैट्रिक ने की थी। याद कर लीजिएगा, जो वियना की अध्यक्षता किसने की थी, तो ड्यूक मैट्रिक ने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। संधि के तहत 3 मुख्य निर्णय लिए गए। पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। फ्रांस क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा गया। फिर से राजतंत्र आ गया, ठीक है। तो यही होता है जब नेपोलियन तो बहुत अच्छा काम किया था अपने देश के प्रति, लेकिन जब फिर से उसको हरा के और 3-4 देश मिल के उसको हरा देती हैं, तब से फिर से सभी जो पहले राजतंत्र था फिर से वही लागू हो जाता है, ठीक है। आपका 1815 की वियना संधि की विशेषता है, फ्रांस में बूब राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में कई नई रूढ़िवादी का व्यवस्था कायम रखना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया जो अपने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई, ठीक है। अब आगे कल आएगा जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा, कल आपको पढ़ाएंगे जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ठीक है।
और आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा जो आपके फ्रेंड्स होंगे। और मैं बताऊं, मेरे जो सामाजिक विज्ञान में थे वो 92 मार्क्स थे, ठीक है। और मैं आगे आपको मैथ्स भरना सिखाऊंगा, तो यहीं पे जय हिंद।